हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किसी सेल के विद्युतवाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स, ये सभी जो क्वेश्चंस है ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार आए हुए हैं। तो इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस है। तो देखिए, किसी सेल के विद्युतवाहक बल से आप क्या तात्पर्य है, किसी सेल के विद्युतवाहक बल से क्या तात्पर्य है। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों से के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती, सेल विद्युतवाहक बल कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई वैद्युत धारा नहीं बहती तो उसे सेल वैद्युतवाहक बल कहते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, मोलरता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, मोलरता को हमें यहाँ पे परिभाषित करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। फिर से देख लीजिए, मोलरता क्या होता है। मोलरता होती है कि 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हमारी बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा कौन क्या है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में धातु तथा अधातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से देख लीजिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में धातु तथा अधातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, कोलराउस के नियम को लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो हमें इसको लिखना है, कोलराउस के नियम को हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। फिर से देख लीजिए, कालरॉस का नियम क्या कहलाता है। क्या कहता है, कालरॉस के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए, मोलर चालकता क्या होती है। मोलर चालकता होती है लैम्डा एम। अब लिखा है ना अनंत तनुता पर, तो यहाँ पे अनंत, तो अनंत लैम्डा एम। तो ये क्या हो गया, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य क्या हो गया, NaCl। NaCl क्या है कि विद्युत अपघट्य है कि मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों, इसमें देखिए धनायन का पार्ट कौन सा है, Na है, और तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग की क्या होती है, बराबर होती है। और देखिए Cl क्या है, ये ऋणायन आयनिक मोलर चालकता है। तो देखिए, इसमें यही लिखा था कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उस विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी कि अनंत लैम्डा एम NaCl इज इक्वल टू अनंत लैम्डा एम Na प्लस प्लस अनंत लैम्डा एम Cl माइनस। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, चालकत्व क्या होते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की 1 घन सेंटीमीटर विलियन का चालकत्व उसका विशेष चालकत्व कहलाता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। तो G बराबर 1/r। तो G बराबर क्या होता है, G बराबर होता है 1/r। तो चालकत्व क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की 1 घन सेंटीमीटर विलियन का चालकत्व उसका विशेष चालकत्व कहलाता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। तो G बराबर 1/r। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता क्या होती है, लोहे से कम होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, हमारा अगला है, एमिनो अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो एमिनो अम्ल क्या होता है, वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, एंजाइम को परिभाषित कीजिए। तो एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। जीवधारियों में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वयन के कारण ही जीवन संभव है। तो देखिए, एंजाइम को परिभाषित करना है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। जीवधारियों में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में समन्वय के कारण ही जीवन संभव होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,
विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे विटामिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए विटामिन, विटामिन को वैसे विटामिन भी बोलते हैं। तो विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक के द्वारा सन 1912 ईस्वी में किया गया था, जिसका अर्थ वाइटल एमीन्स है, क्योंकि ये जीवित निकायों में मिलने वाले एमीन होते हैं। इस कारण विटामिन कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, विटामिन पर हमें क्या करना है, यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक के द्वारा सन 1912 ईस्वी में किया गया था, जिसका अर्थ वाइटल एमीन्स है, क्योंकि ये जीवित निकायों में मिलने वाले एमीन होते हैं। इस कारण इनको विटामिन कहा जाता है। अब देखिए अगला है, मानव शरीर के लिए वसा का क्या महत्व है। वसा यानी कि फैट। तो वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है और शरीर को भारी सर्दी गर्मी से बचाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, विशेष चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक बताइए। तो विशेष चालकता क्या होती है, किसी चालक के विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशेष चालकता कहते हैं। इसे के से निरूपित करते हैं। फिर से देख लीजिए कि किसी चालक के विशेष प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशेष चालकता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। तो के इज इक्वल टू 1/रो। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रो। तो मात्रक क्या होता है इसका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशेष चालकता का मात्रक क्या होता है, विशेष चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, परासरण क्रिया तथा विसरण क्रिया में अंतर। तो देखिए परासरण क्रिया और विसरण क्रिया, इस जगह हम परासरण क्रिया कर देंगे एक तरफ हम विसरण क्रिया कर देंगे। अब देखिए दोनों क्या होती है, दोनों एक दूसरे की उल्टी होती है। तो अगर हमें एक याद हो तो हम दूसरी को भी लिख सकते हैं। तो देखिए परासरण क्रिया और विसरण क्रिया में क्या अंतर है। तो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है और विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, लेकिन विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। अगला देखिए, अगला है, परासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विस्तृत होते हैं, लेकिन विसरण में विलय तथा विलायक दोनों के कण प्रत्येक दिशा में विस्तृत होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है और देखिए विसरण ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में होती है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, संघनन क्या है। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन इसका उदाहरण है। अब देखिए एल्डोल संघनन कई बार हमसे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से आपको संघनन की डेफिनेशन और एल्डोल संघनन कवर हो रहा है। तो संघनन क्या होता है, जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, एल्डोल संघनन। अब देखिए यहाँ पे CH3CHO के हमने क्या दिए, 2 अणु लिए। यहाँ पे लिखा है ना, किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त करके इस करते हैं तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो देखिए हमने 2 समान अणु लिए हैं, CH3CHO, यहाँ पे भी CH3CHO। अब देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस H को बाहर और CH2CHO, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे CH3CH और इस OH को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, बाकी CH2CHO ऐसा कैसे, देखिए यहाँ पे हमने ऐसे किया है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, लिपिड क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं लिपिड कहलाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना और जनन क्षमता को नियंत्रित करना इसका काम है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन के का उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया बताइए। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया बतानी है। तो देखिए C6H5NO2, ये क्या नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए इसकी नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई और Zn और NH4Cl उत्प्रेरक के साथ क्रिया कराई तो क्या बना, C6H5NO। अब इसके दो नवजात हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई तो क्या बना, C6H5NHOH, यानी कि फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बना। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एथिल एमीन की पहचान करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। तो C2H5NH2 को CHCl3 और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनेट प्राप्त बनता है। अब देखिए, और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में एथिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, यानी कि आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। तो देखिए C2H5NH2 को CHCl3 और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंधयुक्त पदार्थ एथिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। तो C2H5NH2 क्या है और प्लस CHCl3 प्लस 3KOH अल्कोहल के साथ गर्म करा तो क्या बना,
एथिल आइसोसाइनाइड यानी कि C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो इस अभिक्रिया को हम कार्बोलैमिन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।